Hello everyone, myself अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होगे, मज़े में होगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि HBSC के एग्ज़ाम 26 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 26 फ़ेब से। तो उम्मीद करता हूँ सभी की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और भाई जो अभी तक रहते हैं जिन्होंने किताब को देखा ही नहीं है, तो भाई नॉलेज कोचिंग क्लासेस के जो क्वेश्चंस पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उन वीडियोस को ज़रूर देखना। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अच्छे से आपने उनका रिवीजन कर लिया है तो। ठीक है, तो बच्चों हम कर रहे थे सैम्पल पेपर्स। ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारे आगे है एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है भाई, किसी स्कूल का है, सरकारी स्कूल से मैंने पेपर अरेंज किया है। तो इस स्कूल का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे आगे। तो इस पेपर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है यार, सरकारी स्कूल का है तो इम्पोर्टेंट मिलेगा। HBSC की साइट से कहीं से भी नहीं मिलता ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, सरकारी स्कूल के पास भेजा हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसने कहा 72 और 120 का HCF बताना है। 72 और 180 का 120 का HCF बताना भाई। ठीक है, 72 सबसे पहले क्या, फर्स्ट करें 72। 2 से किया 36 पे, 2 से किया 18 पे, 2 से 9 पे, 3 से 3 पे और 3 से 1 पे। फिर किया 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 पे। तो भाई 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF क्या होता है? जो इनमें कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोले तो 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास है, ये 3 दोनों के पास, और कुछ नहीं है। तो 2 जा 4 जा 8, 3 जा 24। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 24 आ जाएगा भाई। पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल है? इनमें से कौन सी एक इरेशनल संख्या दे रखी है? देखो पहले जाएगा 7 प्लस रूट 25, बट रूट 25 तो 5 होता है, तो 7 प्लस 5 ये तो 12 हो गया, जो कि रैशनल नंबर है। यहाँ पे ध्यान दिया रूट 3 है, तो ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये रूट 3 तो इरेशनल होता है भाई। तो ये वाला तो ऑप्शन है। को देखो, ये रूट 16 4 होता है, ये 9 होता है, मतलब इनके चांसेस है ही नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तीसरे में देखो, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज बताने हैं भाई। ठीक है, क्या दिया? 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमें सिर्फ इसका काम है, माइनस बी बाई ए। बोले तो भाई ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, मतलब माइनस 5/3। ठीक है, तो माइनस 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी दे रखा है भाई। ठीक है, माइनस का 5/3। अच्छा जी, आगे देखो, AP दे रखी है 10, 7, 4, इसकी 30th टर्म बतानी है। ये आपका NCERT की बुक में भी है, नंबर 4। 10, 7, 4 अप टू 30th टर्म। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास 10 है, d की वैल्यू है 7 माइनस 10, बोले तो माइनस का 3। a 30 आपको बताना है, a प्लस 29d, मतलब a की वैल्यू 10 प्लस 29 गुणा माइनस 3, मतलब 10 माइनस 87, मतलब माइनस का 77 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 77 कौन सा है? ऑप्शन बी दे रखा है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा जी, वैल्यू के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? नंबर 5, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा भाई? d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई।
ठीक है। बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 दे रखी है। तो क्या करेंगे, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 0। 2k का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -24। अच्छा k रह गया यार, शायद नहीं k रह गया यहाँ से, ये a की वैल्यू k है भाई आपकी, बाई मिस्टेकन मैंने लिख दिया 24k इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या आ गया कि 4k मैंने कॉमन निकाला, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इज इक्वल टू आपके पास 0 और 6 आ गया। बट 0 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन के अंदर, अगर आप 0 पुट करवाते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो k की वैल्यू 0 तो हम लेंगे नहीं, तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 6 में का इनके मिड पॉइंट बताने भाई। ठीक है, मिड पॉइंट हमें बताने हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 6, एक लाइन दे रखी है जिसमें -2 और 7 और 4 और -3। अब मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि x1 प्लस x2 बाई में 2 y1 प्लस y2 बाई में 2। ठीक है, ये होता है भाई एक्स वाई इज इक्वल टू ये x1 y1 x2 y2 क्या आ जाएगा, दैट मीन्स -2 प्लस 4/2 और 7 माइनस 3/2। दैट मीन्स 2/2 और 4/2 कट किया 1 और ये 2 पे, तो 1 और 2 ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई आपके पास, 1 एंड 2। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो भाई इक्विलेटरल, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और कोई सी ट्रायंगल देखो सिमिलर की बात की जाए तो हमारा क्या होता है कि अगर हम एस की रूल लगा दें या फिर एस का लगा दें या फिर आपके पास क्या हो एंगल का, बट यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सभी सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की गई है, तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, आइसोस्केलेस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई उनके एंगल्स अलग अलग, एक के 45 करके दे रखा है, एक 60 या कुछ इस तरीके से दे रखा है, 30 के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है, तो उनको हम नहीं मान सकते। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 का होता है, तो एंगल का क्राइटेरिया लग जाता है उसके अंदर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। क्विकली एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ सम देखो, इफ टेंजेंट्स P and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक सर्कल लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट खींची, ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये होगी पी ए होगी, ये बी हो गया, ये एंगल हो गया इसका ओ, और हमें पता है कि 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इंक्लाइन करे हुए हैं 80 डिग्री के ऊपर, ये 80 डिग्री के ऊपर इंक्लिनेशन दिखा दिया। पी ओ ए निकालना है, ये ओ सेंटर है, ये निकाल के बताना है। ठीक है, आ चुका है एनसीईआरटी की बुक में भी आपका। ये कैसे करेंगे भाई, एंगल ए कितने का 90, एंगल बी कितने का 90। रीज़न बता सकते हो कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट की। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके जी, चलो इन क्वाड्रिलेटरल लिया हमने फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल PAOB कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, P की वैल्यू हमें पता है 80 है, A की वैल्यू 90 है, O की वैल्यू नहीं पता, B की वैल्यू 90 दे रखी है भाई, इज इक्वल टू 360। बोले तो O की वैल्यू कितनी आ गई, 90 90 180 माइनस प्लस 80 260, एंगल O इज इक्वल टू 100 आ गया। तो हमें निकालना है P
पी ओ ए दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ओ, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 100 कट किया 50 पे, तो कितने का आ गया भाई 50। अच्छा कई बार दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता कि ये 50 डिग्री का बना या फिर ये हाफ ही होता है इस चीज़ का। तो भाई इसका रूल निकालो, इन दोनों ट्राइंगल्स को तुम सिमिलर प्रूव करवा के दिखा दो। कैसे प्रूव होंगे? फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी। भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री का, ठीक है। पी ओ क्या है? इज इक्वल टू पी ओ कॉमन, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है हमेशा, तो बाई एस एस लगा दिया हमने। ट्राइंगल ए पी पी ओ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ बी, तो क्या हो जाएगा कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, कहाँ से? सी पी एस टी से। और ये जो ओ एंगल मिलके बना है, एंगल ओ इज इक्वल टू पी ओ ए प्लस पी ओ बी से मिलके बना है। ये वाला ओ पूरा है, इसके और इसके सम से बना है, बट पी ओ बी बराबर है पी ओ ए प्लस पी ओ ए हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ, तो 1/2 ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू पी ओ ए, या मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आकर डिवाइड। तो ये मैंने तरीका भी बता दिया कि भाई ये हमारा 1/2 क्यों हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री एंगल, और ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट में कहा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सर्कल टू एन एक्सटीरियर पॉइंट। एक बाहरी बिंदु से कितनी टेंजेंट? इनफाइनाइट। एक बाहरी बिंदु से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है भाई, सॉरी इनफाइनाइट मैंने गलती से बोला। एक सर्कल बनाया, ये एक बाहर कोई बिंदु है, तो यहाँ से सिर्फ ये 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है। कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं भाई? 2। ठीक है। अगर उसने कहा एक टेंजेंट कितनी हो सकती है सर्कल की, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10th में कहा फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 4 cm and distance from Q is 5 cm, find the radius of circle। ओके, देखो कितना आसान सा ही सम दे रखा है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। 10th सम, ये एक सर्कल लिया, ये एक बाहरी बिंदु हो गया जिसका नाम Q दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है ये, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगी, और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। ओ है, मैं इसको पी कह लूँ, ठीक है। टेंजेंट कितने की? 4, सेंटर से दूरी ये। अब ये 90 डिग्री का एंगल पी कितने का भाई? 90 डिग्री का। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ पी क्यू, ठीक है, कि ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर है आपका 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर हम निकालेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इधर आके 4 का 16 बराबर ओ पी स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना रह गया? 9। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ पी इज इक्वल टू 3। तो रेडियस कितनी आ गई भाई? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर। ओपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने कहा tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो साइन थीटा बताना है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो हमें बताना है साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, ट्राइंगल बनाए, कोई भी एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, ये मैं कहूँ ए बी और सी, ठीक है। अब वी नो दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई में बी, तो पी बाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 5/12। तो पी की वैल्यू होगी 5K, बी की वैल्यू होगी 12K, ये क्या हो गया? 5K और ये होगी 12K, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएं कि भाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बोले तो हम निकाल रहे हैं, ए बी स्क्वायर बोले तो 5K का स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर। के हमने क्यों लिया? कोई इंटीजर ले लिया, हो सकता है 5/12 की जगह 10/24 होता और कट करने के बाद आया है, तो हम करेंगे भाई ये 25K स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर
AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 169K स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 13K, तो ये आ गया आपके पास 13K। तो साइन थीटा निकालना है, वो क्या होता है, वो आपका होता है P/H, P बोले तो 5K, H बोले तो 13K, कट किया कितना आ गया 5/13। ठीक है, सवाल नंबर 11 अपना कंप्लीट हो गया। क्या हो जाएगा भाई इसका 5/13 ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखो 7 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, भाई इसको तो रट लो यार। ठीक है, देखो 7 कॉमन निकाला, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और भाई मैंने तो ये आइडेंटिटी बता रखी है, ये आपकी मैथ में भी आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर होता है, 7 × 1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, कितना आंसर हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r, भाई लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2πr θ/360। ठीक है, 2πr θ/360। अब एंगल P दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क, अब इसमें ना बुक के अकॉर्डिंग मत चलना यार, बुक के अंदर वो एरिया ऑफ कुछ सेक्टर बता रखा है, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क बताना है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल P ऑफ सर्कल रेडियस r, तो क्या होता है 2πr। देखो ये एक सर्कल है, सेंटर ये वाला ऐसे बनाया, मान के चलो ये आपका P डिग्री का एंगल है, R रेडियस है, तो हमें ये निकालनी है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr R बटा P बटे में 360। ठीक है, 2πr P/360, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके भाई, आ गया होगा समझ में। ठीक है, 14 फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे रखा है एक सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर, बोले तो यार क्या 2πr इज इक्वल टू 22, r इज इक्वल टू 22 इंटू ये 1/2 और पाई की वैल्यू 22/7, दूसरी तरफ जाके उल्टा हो गया, मतलब 7/2 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, दैट इज इक्वल टू πr स्क्वायर, बोले तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, 73/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इसने पॉइंट में दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सम नंबर 15, भाई रेडियस 3 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर, बोले तो 4 इंटू पाई में ही दे रखा है इसने आंसर, इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, ओके। ठीक है, 16 देखो, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट बतानी है बेटा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्लास इंटरवल देख लेते हैं। देखो भाई क्लास इंटरवल CI अगर मैं बात करूं, हमने पता है कि अगर मॉडल क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने मॉडल क्लास होती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 के सामने है 15 और 20, तो होगी 15 और 20, इसकी लोअर लिमिट है 15, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया भाई। क्विकली नोट कर लो इसको भी, बी क्विक, पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट ले लो यार। सम नंबर 17 की ओर चलते हैं। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीडियन। देखो बेटा कई बार पजल हो जाते हो यार, मीन कह देते हैं इस चीज में, बट यहाँ पे इन्होंने मीडियन बोला। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, क्या होता है पहले 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कितने है भाई, n की वैल्यू अगर मैं कहूँगा तो 5 है। ठीक है, n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 दे रखी है भाई। अच्छा, विच इज
ओड, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन दैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, अगर वो ओड है तो ये टर्म हो जाएगी, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1 बाय में 2, 5 और 1 6, 6/2 3, मतलब थर्ड टर्म कौन सी है 3, तो मीडियन कितना आ गया 3। ठीक है, 3 आ जाएगा भाई मीडियन। क्लियर है ओके जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया 17 का। अच्छा, अगले में देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाई को थ्रो किया गया यार, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा 18th में टोटल आउटकम कितनी होगी भाई 6, डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, पासे के ऊपर लूडोई गोटी के ऊपर 6 ही नंबर होते हैं। अच्छा ये बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हैं भाई, प्राइम नंबर इसके अंदर ध्यान देंगे, प्राइम नंबर है 2 3 और 5, 2 3 और 5 कितने हैं भाई ये 3, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट 3 टोटल 6, 1/2। ठीक है, क्लियर है, 1/2 ऑप्शन हो जाएगा भाई, ध्यान दो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, असर्शन रीजन वाले आ गए अब आपके पास। ठीक है, असर्शन रीजन भी कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। इसने कहा असर्शन दे रखा है √5 से एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू बात है भाई। क्या कहा, √5 एक रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इसने कहा द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर्स, कि स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल है। भाई यह बात तो गलत कह दी भाई, ये फॉल्स है, क्योंकि यार स्क्वायर रूट अगर मैं 1 का करूंगा तो 1 ही आएगा, ये तो बात गलत होगी। अगर मैं 1 4 का कहूंगा तो 2 आएगा, जो कि इरेशनल नहीं है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसका आ जाएगा असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अगला कहा द पॉइंट 0, -1 लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही। आप अगर इसको ग्राफ के अंदर नोट कराओगे तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा कैसे कि भाई ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2, मैंने पॉइंट लिया 0 और -1, ये वाला पॉइंट हो गया जो कि वाई एक्सिस पे है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस इज 0, अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट उसको 0 बताएगा, ये भी ट्रू है भाई। अब देखो ये बात जो है ना वो इसी की वजह से हुई है कि असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को हमने इनको सोल्व करके बताना है। पहली इक्वेशन थी 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और दूसरी थी 2x - 3y = 7। ओके, ये सम नंबर 21 दिया। क्या करें यहाँ से हम करते हैं भाई एलिमिनेशन के लिए हमें चाहिए x और y के कोफिशिएंट बराबर, कोई से एक के भी। क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, ये 1 है ये 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 and 2/3 and सब्ट्रैक्ट। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो 6x आ गया, इसकी 2 से करी तो 4y आ गया, इज इक्वल टू इसकी 2 से करी तो आ गया 10, इसको किया 3 से 6x प्लस इसकी माइनस इसकी की तो कितना आ जाएगा 9y, इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 3 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। क्या करें अब, माइनस करवाना है हमने, ये माइनस हो गया, ये कितना आ गया भाई, ये हो गया 13y, इज इक्वल टू ये कितना रह गया भाई -11, तो y की वैल्यू आ गई -11/13। कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पहली इक्वेशन में पुट करवा लेते हैं। 3x + 2 × -11/13 = 5, कितना हो गया 3x - 22/13 = 5, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 3x = 5 + 22/13, 13 × 5 = 65, मतलब कितना आ गया 3x = 65 + 22/13,
13, 3x इज इक्वल टू 7, 6 और 2 8/13, x इज इक्वल टू 87/13 गुणा ये नीचे आ जाएगा 1/3, 3 से कट गया 29 पे x की वैल्यू आ गई 29/13। ठीक है, हो गया भाई, x और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू है -11/13। क्लियर है? क्लियर है, बस हो गया सवाल खत्म। सॉल्व देखो इसको। 22 नंबर सम देखो, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, ए ई सी और डी बी की वैल्यू दे रखी है, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊं ऐसा, और ये है ए बी सी डी और ई, ये 1.8 है, ये 5.4 है, ये 7.2 है और ये हमें निकाल के बतानी है। ठीक है, गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब डी ई बी सी के पैरेलल है, एक ट्राइंगल की बात हो रही है, सम नंबर 22 है। क्या भाई यहाँ पे आपकी बीपीटी काम में आ जाएगी। बीपीटी क्या करवाएगी यार, बीपीटी ने करवाया कि ए डी बाय में डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी। कहाँ से? बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अच्छा जी, ए डी बाई में 7.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1.8 बाई में 5.4, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.4 बाई में 5.4, 3 पे कट गया भाई, 3 से कट गया 2.4, मतलब ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। ओके, खत्म। ठीक है, क्विकली नोट करो इसे। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. 22 में और में दे रखा है भाई ये। ठीक है, करते हैं इसको भी। Angle of elevation of top of tower, देखो एक टावर है, ये पॉइंट दे रखा है। ठीक है, A B और मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ये पॉइंट C हो गया। अब इसने कहा कि एंगल 30 डिग्री का है और ये 30 मीटर दूरी पे है भाई। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हमें ये बतानी है। तो हाइट ऑफ टावर पहले भाई डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम फुट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 30 मीटर BC। ठीक है, हाइट ऑफ टावर AB जो कि हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ट्राइंगल ABC। बी आपका 90 डिग्री का वर्टिकली खड़ा होता है टावर, उसकी कोई टेंशन ना लेना भाई, हमेशा यही होता है। ठीक है, कि AB बाय में BC इज इक्वल टू tan थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, tan 30, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू 30, tan 30 के ऊपर होता है 1/√3। कितना होता है भाई 1/√3, ऊपर मल्टीप्लाई, AB इज इक्वल टू 30 बाय में √3, रेशनलाइज कर पाऊँ, √3 इंटू √3 क्या हो गया 30 √3 बाय में 3 कट किया 10, ए बी इज इक्वल टू 10 √3। तो हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर। क्लियर है? तो 22 का और वाला सम था भाई। ओके, आगे एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कि two concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. अच्छा, two concentric circles से रखे भाई, two concentric circles। so concentric कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है भाई। ठीक है, अच्छा इससे ऐसे है, ये इसकी 3 दे दी और ये बाहर वाले की रेडियस 5 दे दी। ठीक है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस हमें ये बतानी है। मैं इसको कहूँ ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये ओ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेट AC बी द chord of large circle which touches the smaller circle at B। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अगर B पे टच कर रही है तो क्या हो जाएगा, एंगल B कितने का आ गया 90 डिग्री। काहे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। भाई
इसके लिए अंदर वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट का काम कर रही है, बाहरी बिंदु पे बाहर सर्कल के ऊपर कहीं पे टच करते हुए जा रही है तो ये तो टेंजेंट है। अच्छा टेंजेंट है तो फिर पाइथागोरस पे लग सकती है। पाइथागोरस लगा लो भाई। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल बी 90 डिग्री का, 90 जरूरी है यार पाइथागोरस के लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ गया कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए बी का स्क्वायर, या कहो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आके माइनस ए बी स्क्वायर 16 बराबर ए बी स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, और उसका भी रूट ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैं कहूँ ए सी निकालना है तो 2 टाइम्स ए बी होता है, काहे रीजन बता देते हैं यार, सॉरी 8 सेंटीमीटर इन 2 concentric circle chord of large circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact। ठीक है, बोले तो ए सी है ना, वो आपकी बनी ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में ए बी कहूँ, काहे कि भाई मैंने कहा बाइसेक्ट हो रही है, भाई बाइसेक्ट होना मतलब इक्वल इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स में ए बी हो गया। यही तो बात मैंने लिखी है यार, कारण आपको मैंने बता दिया कि क्या कारण है, क्विकली नोट कर लो फिर। ऐसा है तो सम नंबर 23 था भाई ये। ठीक है, क्विकली सम नंबर 24 देखो, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, तो a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो पहली कंडीशन लेते हैं ये वाली, इट इज पॉसिबल इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ, a माइनस बी की जगह 30 रखा, तभी आपका 1/2 आएगा। भाई साइन 30 होता है 1/2, a माइनस बी की जगह पे कितना आ गया 1/2। अच्छा ये इट इज पॉसिबल इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भाई कोस 1/2 कब होता है भाई 60 के ऊपर, मतलब a प्लस बी की जगह पे 60 आ जाए तो। ठीक है, तो मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मैं कटवा दूं इसको, 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45 डिग्री, ए क्या 4 डिग्री नहीं 45 लिखो फिलहाल के लिए, क्योंकि डिग्री भी है कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू चलो डिग्री कर दिया 45 डिग्री, पुट वैल्यू ऑफ ए इन 1, पहले इक्वेशन में रखवा लेते हैं कि 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो ये उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, भाई ये उधर जाके माइनस हुआ, 45 माइनस 30 मत करना, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 15 कट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15। ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास, आ गई ना। सम नंबर 24 का एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्विकली इसको नोट करो। चलो साथ ही साथ ये भी कर लेते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अच्छा इतना मुश्किल सम दे दिया, चलो देख लो 24 का, और 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अच्छा 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 बोले तो 1/2 का स्क्वायर,
सॉरी √3/2 का स्क्वायर माइनस ये भी हो गया √3/2 का स्क्वायर। अरे भाई ये तो दोनों के दोनों सेम सेम है, काट तो फिर है सेम, तो 2 × 1 आंसर आ गया 2। इतना बड़ा सम था, बहुत नाइंसाफी है। 25 नंबर और देखो यहीं पे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा। भाई ये देखो मिनट हैंड, ये कड़ी है और ये 12, 1 2 3 में ज़्यादा में नहीं जाता यार, ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट तो यहीं पे होती है ना, कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। अब देखो यार भाई, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितने का एंगल स्वेप्ट करेगा। सबसे पहली बात, पहले देखो पूरा 60 मिनट का, 60 मिनट में 360 का एंगल कर रहा है भाई, 5 मिनट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काट दिया, मतलब कितने का 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट तो कितने का हो जाएगा। तो भाई ये जो फोटो दिख रहा है ये किस चीज का एरिया है, ये हमें दिखाई देगा सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, πr² θ/ 360। बोले तो 22/7 × 14 × 14 × 60/360, 60 नहीं 30/360। 0 से 0 ये कट गया, 12 पे, 7 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 6 पे, 2 से कट गया 11 पे, और ये कट गया 3 पे, तो 11 और 14 गुणा 154 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सम नंबर 25 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो रहा है भाई अपना। ओके जी, ठीक है। सेक्शन सी की ओर देखो, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अरे भाई साहब ये तो मैंने कितनी बार बताया कि ऐसा सम तो आएगा, कंफर्म आएगा भाई, ऐसा एक सम तो याद कर लो, घोट के पी जाओ इसको। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा चलो कर देते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया √5 को रैशनल में, अब रैशनल में है तो हम कहेंगे सच दैट √5 इज इक्वल टू a/b, a/b के बराबर, वेयर, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। ध्यान रखना है, मैंने इस चीज पे गौर करना, को प्राइम और इंटीजर्स पे, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स है। ओके सर, इसके बाद क्या करें, इसके बाद सिर्फ इतना करना है कि √5 इज इक्वल टू a/b, b की मल्टीप्लाई उधर मीन्स a इज इक्वल टू √5 में b, ठीक है। क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी हैव, ठीक है, क्या हो गया, a² इज इक्वल टू √5b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, a² इज इक्वल टू 5b², क्या हुआ, a² इज इक्वल टू 5b²। ओके, एक चीज आ गई। अब यहां से क्या पता चला, इट शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होता है, b² आंसर आ रहा है भाई a² को, ठीक है। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई a² अगर 5 से हो रहा तो a भी 5 से होगा, पक्का होगा, ठीक है, ये याद रखना है इसको, ये बहुत काम की चीज आ गई है भाई, ठीक है। अब लेट किया a इज इक्वल टू 5c, मैंने अपने पास से मान लिया 5c, ठीक है, लेना इसी टाइप का है जैसे दे रखा है, तो पुट किया हमने वहां पे, वी गेट a की जगह 5c बोले तो 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b², ठीक है। दैट मीन्स 25c² इज इक्वल टू 5b², 5 से कट गया, मतलब क्या आ गया, 5c² इज इक्वल टू b²।
वैसी बात नहीं है आगे, क्या इसको नहीं लिख सकते? इट शोज कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या? 5. सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से हो रहा तो बी भी होगा भाई, पक्का होना है, उसकी टेंशन ना लो यार, होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करें? अब आगे करना है फ्रॉम अबोव वी फाइंड दैट ए एंड बी हैज एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज 5। भाई ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में एक तो कॉमन फैक्टर हो गया, बट एक पंगा हो गया यार यहाँ से। अगर ये हो गया तो इस भाई साहब का तो रोड़ा खत्म हो गया। हमने तो को प्राइम मांगना है, और को प्राइम वो है जिनके बीच में कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए कॉमन। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that A and B are co-prime। उनका देखो सर आपने को-प्राइम लेना है ना था भाई, प्राइम तो उसके हैं, प्राइम नंबर है ए और बी कोई भी है, ठीक है, तो प्राइम नंबर के बीच में तो कोई चीज़ कॉमन होती है नहीं एक के अलावा, तो भाई ये को-प्राइम है। अब को-प्राइम है, अब तो ये पंगा क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is irrational। ठीक है, किस्सा खत्म हो गया, 4 नंबर का सवाल हो गया यार। ठीक है, और आएगा पक्का, लिखवा लो, ये तो कंफर्म आएगा यार। 27 Find the zeros of quadratic polynomial x square minus 10x plus 21. Verify the relationship between zeros and coefficient. X square minus 10x plus 21. Okay जी, sum number 27. x square minus 10x plus 21 is equal to 0। अच्छा, अगर हम कहें, मैं कहूँ कि गुणा आपकी 21 आनी चाहिए, जोड़ आपका माइनस का 10 होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो भाई इसी संख्या सिर्फ अपने पास दो हैं, कौन सी? 7 गुना में 3। ठीक है, माइनस का 7 माइनस का 3 कर देंगे तो ऐड करने पे माइनस 10 आएगा, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन निकाला, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में फिर से x माइनस 7 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 3 तो 0, तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, दो वैल्यूज आ गई। लेट किया अल्फा बीटा be the zeros of given polynomial। तो इसकी अगर जीरोस आपको दे रखे हैं तो क्या करोगे? क्या करना क्या है यार, आसान सी चीज दे रखी है कि अल्फा की वैल्यू आपके पास 7 और बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, ओके जी। अब मैं इसमें से एक चीज़ और निकाल लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -10 और सी इज इक्वल टू 21 आ गया। तो रिलेशनशिप की जांच करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। भाई क्या करें? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 7, बीटा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू -10 बाई ए की वैल्यू 1, 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट तो रहेगा यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है। ठीक है, ओके। अल्फा बीटा बोले तो 7 इंटू 3, सी बाई ए बोले तो कितना? 7 इंटू
सॉरी 21 बाय में 1, ये हो गया 21 इज इक्वल टू 21, ये भी वेरीफाई हो गया है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया। ओके Sum number 28. Difference between two numbers is 26. One number is 3 times the other. Find them. Okay sir, देखो sum number 28. Let किया मैंने फर्स्ट नंबर x, सेकंड क्या आ गया y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों का डिफरेंस दे रखा है 26, दोनों का डिफरेंस कर दिया 26, इक्वेशन 1। सेकंड कहा कि पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, अगर बराबर करना है तो दूसरे की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दूसरी इक्वेशन होगी फ्रॉम 2 पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, रख दो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये रह गया 2y इज इक्वल टू 26, 2 से कट गया 13 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 में रख लो, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3 इंटू 13, कितना आ गया 39। ओके ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आ गया 39, सेकंड जो y की वैल्यू है 13, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, ओके क्विकली नोट करो। ओके आगे देखो, इसी का और में आ गया, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आए तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे 28 का और वाला कि लेट न्यूमरेटर x मानेंगे, डिनोमिनेटर y मानेंगे और फ्रैक्शन, ये 3 लाइन तो करनी है भाई, अपने हर हाल में करनी है। ओके अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, x बाय y है, ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स 1, रिड्यूस हो जाता है 1, कब, जब हम एक करें न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में से एक। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर लो, क्या दिक्कत है, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ये इधर x माइनस वाई इक्वल टू -1 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगेन एक और क्वेश्चन इसने कहा यहाँ पे ही कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ये जो x/2 है, x बाय वाई है ना, वो 1/2 बन जाएगा अगर हम सिर्फ यहाँ पे ऐड करते हैं 1। क्या टेंशन है, कोई नहीं, ये इधर, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये इधर आके माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करें, दोनों के अंदर y है, y का कोफिशिएंट बराबर, तो हम करें 1 माइनस 2, क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो गए, ये कट गया, मतलब माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3 रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 3 आ गई भाई। ठीक है, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 हो गया। क्लियर है, क्लियर, और कोई टेंशन की बात है। अच्छा, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 फर्स्ट में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये उधर जाके माइनस का हो गया, -2 -3 -5 कट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो न्यूमरेटर कितना आ गया 3, डिनोमिनेटर 5, फ्रैक्शन 3/5, खत्म। ठीक है, ठीक है, ओके क्विकली नोट करो। 29 का और देखो भाई, 29 देखो,
Prove that length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Prove that length of tangent drawn from external point to a circle are equal. देखो ये चीज़ तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि वो बराबर होती है, पर हमें प्रूव करके बतानी है। एक सर्कल सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट और ये हो गया पॉइंट यहाँ पे टच करते हुए है, तो क्या टच करवा देते हैं, ये टच करते हुए गई, मैं इसको P कहूँ, इसको A कहूँ, इसको B कहूँ और ये सेंटर हो गया, इससे ये हमने खींच दिया, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको मिला दूँ, इसको मैंने मिला दिया। हमें टू प्रूव में क्या है कि PA इज इक्वल टू PB। लेट वी हैव अ सर्कल ये O विद सेंटर O and an external from an external point P to tangents PA and PB are drawn। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। पहली चीज भाई ये दोनों रेडियस है, कि मैं कहूँ OA इज इक्वल टू OB क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एक बात होगी, OP दोनों में है यार, OP इज इक्वल टू OP क्या है, कॉमन। ठीक है, मैं कहूँ ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्या 90 डिग्री का है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कि ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल POB। अब ये सिमिलर हो गया तो और इसका इल्जाम डाल देना इस पे भाई, हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट था यार, मैंने सिमिलर लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट है भाई। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो यार। सम नंबर 30 देखो, cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 secant A। कितना आसान सा सम दिया ना। 30 cos A by में 1 plus sin A plus 1 plus sin A by में cos A is equal to 2 secant A। एलसीएम मैं LHS ले रहा हूँ पहले कि भाई cos A by में 1 plus sin A plus 1 plus sin A by में cos A। एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए और cos A। ठीक है, ओके, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, बच गया cos, cos की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर A प्लस cos से cos कट गया, बच गया 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, cos स्क्वायर A प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अच्छा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वी नो दैट कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ओके, 1 प्लस 1 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 2 बाय कोस ए दैट इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। 1 बाय कोस सीकेंट होता है यार, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्विकली देखो, और में दिया इसने साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। LHS ले रहा हूँ भाई मैं, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, ये लाइन यहाँ पे लिख लेना, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। मैं यूज करूंगा, अब इनको लिखूंगा भाई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, रीजन भी लिख दिया मैंने दूसरा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अच्छा, तीसरा 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए, क्या कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। अच्छा, ये भी हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या चौथा भी रूल यहीं पे लगा दिया कि सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी हो गया, प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू 1 बाय कोस ए की सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। देखो 1 2 2 4 5 और 2 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू क्या, RHS यही है। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सब नंबर ये आपका 30 का और हो गया भाई। सब नंबर 31, ये आ गया आपका। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीज़ coin and 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one coin will fall out of the bank is turned upside down, that the probability, अब probability निकाल के दिखानी है। क्या बड़ी भड़कते रखी है क्या, आसान सी चीज़ है यार। 31 भाई, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, उसने कहा 150 पैसे के कॉइन्स है भाई। ठीक है, 1 रुपये वाले 50 हैं। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ 1 कॉइन कितना हो गया 50। 2 रुपये वाले कॉइन दे रखे हैं 20 और 5 रुपये वाले कॉइन दे रखे हैं 10। टोटल कॉइन्स कर देते हैं भाई, टोटल कॉइन्स दैट इज इक्वल टू 180 हो गए। अब पहली चीज़ बतानी है नंबर 1 भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन टू फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। अब 50 पैसे के फेवर में है 100, है ना, बाय में टोटल है 180। 0 से 0, 5 2 5 10, 2 नीम 18, 5 बाय 9 आंसर हो गया भाई पहले वाले का। अच्छा, विल बी ए 2 रुपीज़ कॉइन। सेकेंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ₹2 कॉइन को फेवरेबल आउटकम या इवेंट बाय में टोटल इवेंट। 2 के फेवर में कितनी है 20, टोटल इवेंट कितनी है 180, 20 से 9 पे कट गया, 1 बाय 9 हो गया। थर्ड कहा विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। 5 रुपये वाला ना होना चाहिए, तो बाकी ये 3 होने चाहिए भाई। तो क्या फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, पूरा लिख लियो यार तुम। तो ये हो गया 170 बाय में 190, 0 से 0 काट दिया, 17 बाय 180 है भाई, सॉरी 17 बाय 18 आंसर हो गया। ठीक है, हो गया, बस यही चीज़ थी यार।
चलिए सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपके 5 नंबर के सम आ गया भाई। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम एंड इफ दे आर रियल। चलो देख लो इक्वेशन 32 का फर्स्ट वाला लिख लेता हूँ मैं, क्या 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हमें क्या निकाल के बताना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना उसके लिए हमें अब ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू। डी होता है b² माइनस 4ac। तो ए की वैल्यू है आपके पास 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू 1/8 रख दो यार। क्या करें, b² बोले तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू सी की वैल्यू है 1/8। 2 4 जा 4 से 4 कट गया, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू तो 0 आ गई, तो डी इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ध्यान रखना भाई, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या करें, वैल्यू यार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेचर बता दिया, पहली चीज तो थी डी की वैल्यू, फिर नेचर बताना था। अब रूट्स फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √t में 2a, मतलब माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट में 0/2 इंटू में 2, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस है यार, क्या मैंने छोड़ दिया, प्लस माइनस 0/4, मतलब 1 प्लस 0/4 और 1 माइनस 0/4, मतलब 1/4 और 1/4 आंसर। ठीक है, क्लियर है, ओके। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ व्हिच केस इज 365। 2 कंसेक्यूटिव का यार, 2 कंसेक्यूटिव 32 का, और लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, हो गया x² प्लस 1 प्लस 2x, मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस 365 ये इधर आ गया इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल ले, x² प्लस x माइनस 2 182 इज इक्वल टू 0, मतलब x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, मल्टीप्लाई आपकी माइनस का 182 आनी चाहिए और ऐड करने पे आना चाहिए 1, होता है 14 इंटू 13। अब प्लस का 14 माइनस का 13, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास -14 और प्लस की 13, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, 0 के सॉरी माइनस का हो जाएगा। अब इसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंस देखो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स का, सिंस वी हैव टू फाइंड positive integers, so neglect -14। तो फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, क्या आ गया 13, और सेकंड क्या आ गया 13 प्लस 1 टू 14। बात खत्म, नोट कर लो। Sum number 33. Prove that a line drawn parallel to one side of a triangle is to intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio। अच्छा भाई साहब, जब ये पिछले मैं सैम्पल पेपर करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपकी बीपीटी है भाई, बीपीटी को प्रूव करके बताना है। चलो करते हैं एक बार फिर से इसको, देखते हैं 33 नंबर सम के ऊपर। ये ट्राइंगल लिया A B C, लेट
ABC be the triangle and ये पॉइंट ले लिया मैंने D और E, DE is parallel to BC, ठीक है। ओके अच्छा, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC, ये प्रूव करके बताना होता है, ठीक है। हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी है भाई। कि जोइन BE CD ठीक है, एंड ड्रॉ E, मैं इसको यहां से M कह दूं और ये N, कि EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। ये हमने कर दिया भाई थोड़ा सा। चलो अब इतना हो गया तो आगे सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लूँ, अगर मैं बेस लेता हूँ AD, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट AD इंटू में EM हो गया। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं अभी निकाल लेता हूँ, कौन सा? BED दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया आपका BD इंटू हाइट का वर्क करेगी EM ही। क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू AD बाय में इंटू में EM बाय 1/2 इंटू में BD इंटू में EM से EM कट गया, 1/2 से 1/2 आ गया, AD बाय में BD, एक चीज होगी, ठीक है। अच्छा मतलब आपको मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू AD बाय में BD, इक्वेशन 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मैं वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल रहा हूँ। अब ADE देखो ये वाला, अब बेस मैं लूंगा AE, 1/2 इंटू AE इंटू में, अब वहाँ पे हाइट है DN, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ले लें, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? DEC, ठीक है। DEC लेंगे तो 1/2 इंटू EC इसका बेस है, इंटू में क्या आ जाएगा? DN इसकी हाइट है। कट हो गया, मतलब क्या आ गया? एरिया, सॉरी अभी क्यों कट करवा दिया, अभी तो डिवाइड करवाना था ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू में DN बाय 1/2 इंटू EC इंटू में DN, इससे कट गया, इससे ये कट गया, मतलब AE बाय में EC आ गया भाई, ठीक है। ओके अब इसके बाद क्या करके दिखाना है? इसके बाद मैं लिखूँ इसी चीज़ को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE बाय में EC, ये हमारी इक्वेशन होगी 2। देखो 1 और 2 का प्रयोग करेंगे तो ये तो जो प्रूव करना वो तो आ गया, बट यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे BED है और यहाँ पे है आपका DEC, तो दोनों बराबर तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करें कि ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल DEC लाइज ऑन सेम बेस, कौन सा? जो इनका DE है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। देखो ये दोनों पैरेलल मैंने पहले ही बताया था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, मैं थर्ड कह सकता हूँ इसको। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, पहली 3 इक्वेशंस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या आ जाएगा कि एरिया यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी गई भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेम बात होगी सारी, तो आ जाएगा AD बाय में BD इज इक्वल टू AE बाय में EC। प्रूव क्या करना था? ये वाली आइडेंटिटी आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई है भाई, ठीक है। थर्टी थ्री के और की ओर चलते हैं।
D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB dot CD. ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, आसान सी चीज़ दे रखी है, चलो इसको करते हैं। भाई एक ट्राइंगल दे दिया ABC, उसने कहा कि ये वाला एंगल है ना, ये जो D है ADC, ये इसके बराबर है। गिवन क्या है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये आपके बराबर दे रखे हैं भाई, ठीक है। टू प्रूव क्या है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करवाना है। तो पहले देखो ये किस ट्राइंगल में आते हैं। CA तो कॉमन सी बात है दोनों में, CB CD, CB ये हो गया, CD ये हो गया, तो हम यही दो ट्राइंगल उठा लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ABC एंड ट्राइंगल DAC, दोनों ट्राइंगल उठाए। पहली चीज हमारी यहाँ पे क्या गिवन है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज मैं कहूँ कि ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, सॉरी, ये एंगल हमारा दोनों में है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन है ना, तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। और जब ये है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो CA बाय में CD इज इक्वल टू CB बाय में CA, मतलब CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट में CD। क्या प्रूव करना था, यही था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये 33 नंबर सम का और वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्विकली नोट करो यार इसे। इससे आगे वाला देखो, a toy is in form of cone of radius 3.5 cm mounted on the hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 cm. Find the total surface area of toy. ठीक है, आसान सी ही जो चीज़ इसने ये भी दी है। क्या कहा कि एक टॉय है, ये सब नंबर 34 कर रहे हैं हम। एक टॉय है जो कि हेमिस्फीयर की शेप में है और सरमाउंट किया गया है इसके ऊपर, ये ऐसे इसकी इस तरीके से। टोटल हाइट दे दी भाई 15.5, रेडियस 3.5 है, बोले तो इधर भी 3.5 ही होगी भाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ टॉय, रेडियस ऑफ टॉय है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन चाहिए हमें मेनली, तो हाइट ऑफ कोन that is equal to 15.5 minus 3.5 that is equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गई भाई, ठीक है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और बेटा अगर आपको फार्मूले याद है तो टोटल सरफेस एरिया में आपका L चाहिए भाई, बोले तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन that is equal to L होगा अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं, अंडर द रूट h स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 3.5 का हो गया 12.25 अंडर द रूट, मतलब आ गया 156.25 और ये होता है 12.5 का स्क्वायर। L की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का, बोले तो कोन का तो हो गया भाई पाई RL प्लस हेमिस्फीयर का हो गया 2 पाई R स्क्वायर। कॉमन निकल रहा है, हाँ जी, पाई R कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया L प्लस 2R। वैल्यू अप्लाई कराएं, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, बोले तो 35/10 इंटू L की वैल्यू है आपके पास 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5,
5 पे, 5 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 11 पे, क्या हो गया ये 11 इंटू में 12.5 प्लस 7 मतलब 11 इंटू 19.5। ठीक है, ये आ गया भाई। तो इसके कैलकुलेशन करेंगे हम, ये आएगी आपकी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो टोए है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। नोट करो इसे। थर्टी फोर की ओर में आया हुआ है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. भाई सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया आपके पास। ओके, इसकी हाइट दे रखी है 180, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है 60, बोले तो ये होगी 60। अच्छा, अब इसने दूसरी बात कही कि सॉलिड कंसिस्टिंग, अब वो कौन और एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, वो समथिंग ऐसा है, ये पूरा पानी का भरा हुआ है यार, पूरा पानी का, ठीक है, ये पानी भर दिया भाई। अब इसमें हमने एक डाल दिया ऐसा कोन, ये वाला कोन जो हेमिस्फीयर पे है, जिसकी रेडियस 60 है और हाइट दे रखी है 120, ठीक है। अब ये पानी के अंदर डलेगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी नीचे गिरेगा, तो ये जो बच गया ना पानी यहाँ पे, ये वाली जो जगह है यहाँ पे बचा, इसका वॉल्यूम बताना है, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम बताना है, ठीक है। करूँगा इसको भाई, रेडियस तीनों चीज़ों की, रेडियस ऑफ सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, तीनों की सेम ही है भाई 60 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर मैं बड़े एच से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंज करके भी रखेंगे, किस चीज में, हाइट में। हाइट ऑफ कोन छोटा h दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या करना है, अभी हमें निकाल के दिखाना है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले तो यार पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू कॉमन निकाल ले, पहले तो वैल्यू बाद में रखेंगे, कॉमन निकाला हमने यहाँ से पाई आर स्क्वायर, ये रह गया एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 एच, ठीक है। देखो पाई आर्स के तीनों के पास है, यहाँ पे एक आर ज़्यादा ही है तो वो रह गया यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, पाई की वैल्यू इन्होंने तो कुछ कहा नहीं है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो 22/7 ही ले लेते हैं। आर की वैल्यू है आपके पास कितनी, 60। एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 माइनस ये कितना है 2/3 इंटू आर की वैल्यू है आपके पास 60 माइनस 1/3 एच की वैल्यू है 120। ये कट कर दिया भाई 20 पे, ये कट कर दिया
40 पे, मतलब कितना आ गया 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 40 80, मतलब 22/7 इंटू 3600 इंटू में 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गई है। Pause the video and note it down. बाकी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि माइट भी आंसर मिले 1.131 मीटर क्यूब। कैसे आएगा, देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000000 60 मीटर क्यूब के बराबर। तो ये हो गया 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब, 57 सेंटीमीटर के बराबर 1131428.57 बाय में 0.246 के बाद 1.131 मीटर क्यूब, ये यहाँ से बना है भाई। हो सकता है दिया हो जाए, ये भी आंसर मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, कोई भी हो सके इसमें। ठीक है, सम नंबर 35 की ओर चलते हैं। द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये डाटा दे रखा है, मीडियन भी गिवन है 525। चलो आसान सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल है बट इम्पोर्टेंट है यार, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो इम्पोर्टेंट है बॉसो। अब हमारे पास मीडियन दे रखा है, अब मीडियन दे रखा है और मीडियन की बात आती है तो हमें एक चीज़ याद आएगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये 2 एज इट इज, इसमें ये ऐड करवा दिया, 2 + 5 7, ये हो गया 7 + x, ये 19 + x, 36 + x, 56 + x, ये हो गया 56 + x + y, ये हो गया 65 + x + y, ये हो गया 72 + x + y, और ये हो गया 76 + x + y। ठीक है, मतलब ये भी अगर आप निकालोगे ना तो 76 + x + y इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, याद रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मीडियन का फार्मूला कहता है कि मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू H, ये मीडियन का फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास ये चीज़ें चाहिए। n की वैल्यू इन्होंने पहले कह रखी है 100 है, तो n/2 कितना हो गया भाई, 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। तो क्या हम 50 की हेल्प से CF निकाल सकते हैं? भाई मैंने तो ऐसे ही बताया था कि CF तो 50 का हाफ या इसका n/2 का हाफ करके उसके नज़दीक या उससे छोटा देखना है हमें। तो अब यहाँ पे देखा तो हमने दिमाग में आया कि सर ये हो सकता है आपका CF, बट क्या ये एक्चुअल में हो सकता है? यार x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू अगर 20 या 10 या 15 आ गई तो फिर क्या करोगे, है ना, गड़बड़ होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल पता चलेगा इससे 525। अब 525 देखा हमने इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया 500 से 600 का। तो L की वैल्यू यहाँ से ये होगी भाई 500। ठीक है, अच्छा L की वैल्यू है, H की वैल्यू, इनका गैप है भाई 100 का हो गया। ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी होंगी कि L और H की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली। अच्छा, फिर हम निकाल लेंगे आगे F इसके ठीक सामने वाला, ये आपका F है। ठीक है, अच्छा जी, इसके ठीक सामने जाओ बट ऊपर वाला, ये आपका CF है 36 + x।
ठीक है, ओके, वैल्यूज आ गई, अप्लाई करें। मीडियन की जगह मीडियन रखेंगे भाई। एल की वैल्यू है आपके पास 500, n/2 बोले तो 50, माइनस सी एफ बोले तो 36 प्लस एक्स बाई में एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 और एच की वैल्यू कितनी है भाई, वो है 100। ये तो कट गया, ये इधर जाके माइनस, अच्छा मैंने प्लस नहीं लगाया, ये प्लस आएगा भाई। 5 to 5 minus 500 is equal to 50 minus 36 माइनस एक्स इंटू में 5, ये रह गया 25 इज इक्वल टू 50 में से 36 गया 14 माइनस एक्स, ये 5 इस तरफ आके डिवाइड में पहुंच गया, मतलब 5 पे कट गया, कितना रह गया भाई, 5 बराबर 14 माइनस एक्स। इसको इस तरफ लेके जाएं तो क्या आ गया, यहाँ पे कर रहा हूं मैं कि 5 माइनस 14 बराबर माइनस एक्स, ये माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू आपके पास 9 आ गई भाई। अब हमें तो y की भी वैल्यू निकालनी है, तो क्या यहाँ से नहीं आ सकती, गिवन हो गया ये कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो x की जगह पे 9, 76 प्लस 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y कितना आ गया भाई 100 माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 85, दैट इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 15। ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नोट करो इसे। The given distribution shows the number of runs scored by the some top batsmen in the world in one-day international cricket matches. Find the mode. Mode निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ये रन बनाए हैं, ये बल्लेबाजों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो मोड निकाल के बताना है आप। तो ये हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसी होगी, मोड निकालेंगे अगर हम, तो मोड का फार्मूला होता है भाई L प्लस F1 माइनस एफ नोट बाई में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H, ये होता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज जितनी भी दे रखी है, जो डाटा है वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ निकालते हैं F1, जो यहाँ पे सबसे बड़ा है वो है 18, F0 जो उससे जस्ट ऊपर वाला है 4, F2 उसके जस्ट नीचे वाला 9, ठीक है, L उसके ठीक सामने वाली लोअर लिमिट कितनी 4000, ठीक है। अच्छा जी, H रह गया, H इनका गैप देखो, क्लास साइज कितने का 1000 का, वैल्यू अप्लाई करें, मोड इज इक्वल टू, ये हो गया 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18, F नोट की वैल्यू 4 बाय में 2 इंटू में 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू में आ गया भाई 1000। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4000 प्लस 14000 मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया बाय में 36 माइनस 13, मतलब 4000 प्लस 14000 बाय में 23। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई कितना आएगा, इसका पॉइंट्स में आंसर आना है, तो ये करीब करीब होगा आपका 4000 प्लस 608.695 समथिंग ऐसा बनेगा। दैट मीन्स 4608.69 या मानो 4608.7, कोई भी एक आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको दिया मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मोड कितना आ गया इसका, ये इसका मोड है भाई। क्लियर, बेटा नोट करो इसे, या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, 36 हम देखो, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द फर्स्ट फ्लोर इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड and each next floor is 3 meter higher than the previous one. Write the AP of the following, the height of the floors वगैरह, ये क्वेश्चंस दे रखे। पहली चीज देखो कि पहला फ्लोर 4 मीटर की ऊंचाई पे है,
अगला उससे 3 मीटर और ऊपर हो गया। हर एक फ्लोर की हमने हाइट बता रखी है, कितनी निकालनी है या बता सकते हैं कि पहले देखो एपी बनाएंगे यार। पहला फ्लोर 4 मीटर की ऊंचाई पे है, अगला उससे 3 मीटर ऊपर बोले तो 7 मीटर की ऊंचाई पे है, उससे आगे फिर 3 मीटर 10 मीटर, उससे आगे 3 मीटर 13 मीटर, ऐसे बन गई यार एपी। हमें क्या चाहिए, बस हो गया, फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसने कहा राइट द एपी फॉर द हाइट्स ऑफ द फ्लोर, 1 मार्क में दे रखा है, ये हमारी एपी बन गई भाई। सेकंड चीज इसने कही कि फाइंड द हाइट ऑफ 6th फ्लोर, हाइट ऑफ 6th फ्लोर। चलो मैं इसको एक चीज और बता देता हूँ, हम इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ए की वैल्यू तो 4 दी, डी उन्होंने दे रखा है 3, ए एन का फार्मूला हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बोले तो यार ये हमें पता ही नहीं, ए की वैल्यू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, सोल्व करते हैं 4 प्लस 3 एन माइनस 3, ये हो गया 3 एन प्लस 1 ए एन की वैल्यू। अब अगर तुम यहाँ पे a1 निकालते हो तो 3 इंटू में 1 प्लस 1 कितना आ गया 4, a2 निकालते हो तो 3 इंटू में 2 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 7, a3 निकालोगे तो 3 इंटू में 3 प्लस 1 कितना आ गया भाई, मैंने जो एपी बताई थी वो। ठीक है, तो एपी हम निकाल चुके हैं और ये तरीका भी कैजुअल अच्छा सा तरीका दे रखा है। इसमें तो फाइंड द हाइट ऑफ 6th फ्लोर, छठे फ्लोर की हाइट बोले तो A6 होता है, यहाँ पे हम 6 पुट करवा देंगे, 3 इंटू में 6 प्लस 1, 36 18 और 1 19 मीटर हो गया। थर्ड चीज कही फाइंड द हाइट ऑफ 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर की हाइट, हाइट ऑफ 10th फ्लोर बोले तो A10, यहाँ पे 10 पुट करा दो, कितना आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ईच हाइट, अरे हर एक फ्लोर के बीच का डिफरेंस तो भाई खुद से दे रखा है इसने तो कहा है ईच नेक्स्ट फ्लोर इज 3 मीटर हायर देन द प्रीवियस वन। फोर्थ का क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन ईच फ्लोर, ज्यादा नहीं करते, चलो हम यहीं से करते हैं 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, और ये हो गया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके देख लो भाई, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, A4 माइनस A3 किया 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये आपका 36 का है, केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में दे रखा था सरकारी स्कूल के किसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इसके और में भी दे रखा है, 37 में दे रखा है सॉरी। इन a classroom 4 student friends Ramesh, Naresh, Suresh and Kamlesh are sitting on the points this. The teachers stand at origin 0 0. What is the distance between Ramesh and Suresh? रमेश और सुरेश के बीच की डिस्टेंस बतानी है यार। ठीक है, 37। देखो सबसे पहली चीज रमेश के कोऑर्डिनेट्स लिखूं और ये हो गया सुरेश। रमेश के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रमेश ए पे है भाई 2 3, ये पॉइंट ए है। ठीक है, और सुरेश के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सुरेश है आपका सी पे 6 7। ठीक है, हमें निकालनी है AC। हमें हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना, लगा दो यार, ये आपका x1 y1 x2 y2 बोले तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, 16 प्लस 16 32, और 32 को लिखेंगे हम 4√2। ठीक है, यूनिट्स कर दो यार साथ में, पहले पार्ट का आंसर हो गया भाई। दूसरे में इसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नरेश एंड कमलेश। नरेश और कमलेश, पहले मैं नरेश को बना देता हूं और कमलेश।
ये हो गया। नरेश आपका है बी पे और कमलेश डी पे। 6 3 2 7, ये है 6 3 और ये है 2 7। अब ये मिड पॉइंट यहाँ से हो गया कुछ कि मिड पॉइंट ऑफ नरेश एंड कमलेश। तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है x1 प्लस x2 y में 2 और y1 प्लस y2 y में 2। बोले तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, लगा दो। 6 प्लस 2 y में 2 और 3 प्लस 7 y में 2। 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 और 10 बाई 2। कट किया 4, ये 5 पे। दूसरे का आंसर हो गया भाई। और थर्ड सम को एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उसमें देखते हैं कि क्या ये कोई शेप बन रही है भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज कैसी हैं, ये कैसी शेप बनाएगी। अब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो क्लियरली दिखेगा बेटा कि ए दे रखा है आपका 2 3, बी दे रखा है 6 3, सी दे रखा है 6 7 और डी दे रखा है आपका 2 7। ए भी निकालो यार। डिस्टेंस फार्मूला 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 आ गया। BC निकाला भाई मैंने। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोले तो 4 का स्क्वायर, अंडर द रूट भी है। अच्छा जी, दो चीज़ बराबर आ गई। AB BC। CD निकालो यार। CD निकाला तो 6 माइनस 2 का होल, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या हो गया भाई, दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर अंडर द रूट। बोले तो 4 ही आ गया। ठीक है, और AD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। बोले तो भाई ये भी -4 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया ना यार, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो 4। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। So ABCD may be a square or a rhombus। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए AC और BD निकाल लेते हैं। AC निकाला, AC आ जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब रूट में कितना आ गया 32, मतलब 4 रूट 2। अब निकाल लेते हैं BD। तो ये हो गया 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। यही 4 रूट तो आ गया। ठीक है, ठीक है। यहां से क्या पता चला कि डायगोनल्स आर सेम, इक्वल। सो ABCD क्या है, इज ए स्क्वायर। और भाई अगर ABCD स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है भाई आपके पास, ये दे रखी है, उनकी यूनिट दे रखी है 4, मतलब 4 का स्क्वायर इतना आ गया भाई 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा। इसने लास्ट में कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड फ्रॉम रमेश। देखो टीचर था, टीचर वो 0 0 पे है, ठीक है, और रमेश कितने पे है, रमेश की पोजीशन है ए, बोले तो 2 3। ठीक है, O और ये है A। OA निकाला तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 9, कितना आ गया रूट 13। ये टीचर और रमेश के बीच की डिस्टेंस आ गई भाई। ठीक है, ओके ओके जी।
सम नंबर 38 देखो, a lighthouse is 100 meter high. From the top of lighthouse, the angle of depression of two ships is in the sea is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा जी, दो शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। कैसे? सपोज करो ये लाइट हाउस है, 100 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ से जब इसने देखा तो दो शिप्स दिखे भाई, क्लियर है? अच्छा जी, मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू इसके खींचूं तो इसने कहा यहाँ पे है ना 30 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पे आपका 60 डिग्री का। ये पहला शिप है, ये दूसरा शिप है। मैं इसको ए कहूँ, ये बी कहूँ, ये सी और डी की, और यहाँ पे एक ई लाइन ले लेते हैं कि एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए डी बी। दैट इज इक्वल टू कितने का भाई? कितने का बन जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री और कारण हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये याद रखना है यार। दूसरा मैं इसको कहूँ, ये वाला एंगल 60 का दे रखा है कि एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, कारण सेम टू सेम, ये एंगल कितने का? 60 डिग्री का। ठीक है, ओके जी। अब पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ शोइंग द पोजीशन ऑफ द शिप्स एंड लाइट हाउस। हाँ, ये हमने बना दिया। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी होगी भाई? हाइट ऑफ लाइट हाउस दैट इज इक्वल टू ए बी, वो कितनी है? 100 मीटर। ये हो गया भाई, ठीक है। दूसरा बनाया सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ टू शिप्स, हो गया, ये हमने बना दिया, ठीक है। सब नंबर 38 चल रहा है भाई, ठीक है। आगे क्या कहा इसने? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। पहली शिप की डिस्टेंस पता नहीं, पहली शिप के लिए 30 का एंगल था डिप्रेशन का, तो ये वाला आपका फर्स्ट शिप है, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम बनाना था। ए बी डी, हमें निकालनी है बी डी की डिस्टेंस। गिवन है ए बी की डिस्टेंस। भाई बी डी बेस है, ये ए बी हाइट है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोट कितने का? ये आप यहाँ पे देखोगे तो 30 डिग्री का एंगल है। तो बी डी बाई ए बी की वैल्यू 100 और कोट 30 के ऊपर कितना होता है? कोट 30 पे होता है √3, ऊपर मल्टीप्लाई, बी डी इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। आ गई भाई, ये डिस्टेंस आ गई फर्स्ट की। आगे डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप की भी निकालो। थर्ड सेकंड शिप सी पे है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए बी की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 60, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई या वैल्यू रख लेते हैं पहले। बी सी बाय 100 इज इक्वल टू कोट 60 पे होता है 1/√3। बी सी इज इक्वल टू 100 बाय √3 मीटर। हो गया, दो चीजें निकाल ली भाई, ठीक है। आखिरी चीज की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये और निकालनी है यार। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट इज इक्वल टू सी डी। वो क्या है? अगर मैं इस पूरे में से ये घटा दूं तो मतलब बी डी माइनस बी सी कर दूं तो भाई कोई दिक्कत की बात है? वही तो आएगी ना। तो बी डी की वैल्यू आपके पास है 100√3, माइनस करवा दिया मैंने। ये क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं यार। √3 300 माइनस 100 200/√3 मीटर। या हो सकता है रेशनलाइज करवाया हो भाई। क्या आ गया? 200√3 मीटर, कुछ भी मिल सकता है आपका, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा हुआ। कोई ख़ास चीज़ थी नहीं इसकी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, आसानी से कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा।
और यह समझ में आ गया तो सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।